भारत की राजनीति के अकेले शख्स हैं जिनके दो बायोडेटा है। पहला बायोडेटा कहता है कि वो 10 बार के विधायक हैं, लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, 40 वर्षों से ज्यादा संसद और विधानसभा में रहे हैं, 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अच्छी तालीम के लिए एक विश्वविद्यालय की तामीर उन्होंने कराई है। दूसरा बायोडेटा, और यह बायोडेटा उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के पहले तक का था, यानी योगी सरकार या बीजेपी सरकार के पहले का। दूसरा बायोडेटा 2017 या 19 के बाद शुरू होता है, जब देश में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है। तब उसी शख्स का बायोडेटा शुरू होता है कि वो मुर्गी चोर है, वो भैंस चोर है, और एक ही रात में कुछ मिनट के अंतर पर 27 मुकदमे, और इसके बाद जिस शख्स पर उसके पहले 2017 के पहले 6-7 मुकदमे थे, वो सारे भाषण पर थे, यानी जुबान पर थे कि उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। उसके बाद के जो क्रिमिनल केसेस हैं वो 100 से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए। 5 साल तकरीबन 2 किश्तों में वो जेल में रहे, 23 महीने एक बार। इतनी बात सुनते सुनते आपके समझ में आ ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उन पे यह भी आरोप है कि जो विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया उसमें गरीब गुरबों की जमीन हड़पने के लिए उनको सत्ता का रसूख दिखाया, उनको जेल में भिजवाया। तमाम इन आरोपों के चलते उन पर मुकदमों की झड़ी लगी और वो जेल के भीतर गए। आजम खान साहब, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जेल से 23 महीने के बाद दूसरे बार में 27 महीने एक बार रहे, 23 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद रामपुर आए हैं। वही रामपुर जिसने उन्हें 10 बार विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य बनाया, और उसी यूनिवर्सिटी के में आए हैं 3 सालों के बाद, जिस यूनिवर्सिटी को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे जीवन के संबंधों की या कमाई लगा दी, और वही यूनिवर्सिटी उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई। ज्यादातर मुकदमे इसी यूनिवर्सिटी से, जवाहर अली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। आजम खान साहब हमारे साथ हैं और इनके तेवरों से, पहले तो मैंने जो आपका 2 बायोडेटा बताया आजम साहब, इसमें दोनों के साथ न्याय किया नहीं किया? जी बिल्कुल किया, वही आपकी पहचान भी है। और मैंने आपसे मुलाकात में कहा था कि उस कोठरी की तख्त पर लेटे लेटे इन 5 वर्षों में आपने अपना चेहरा उतनी बार आईने में नहीं देखा होगा जितनी बार मैंने आपको सुना और देखा है। अरे ये तो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि लोग ये कहते हैं कि आजम खान साहब के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ज्यादतियां नहीं की। अगर एक ज्यादती भी साबित हो जाए तो मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि सारी ज्यादतियों का जिम्मा ले लूंगा। मैंने सभाओं में कहा है कि मैं अपने मालिक को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मेरे कलम से धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर कहीं नाइंसाफी हुई हो तो अल्लाह में बख्शिश का मुस्तहिक नहीं। मैं जुल्म कर ही नहीं सकता। इतनी बार सरकारों में आप भी तो रहे। इसलिए रहा कि मैं लोगों के साथ अच्छाई करूं। किस लिए करता है बुराई? क्यों लोग कमीशन लेते हैं, क्यों रिश्वत लेते हैं? ताकि वो एक आराम के घर में रह सके। मैं एक गली में रहता हूं, मेरे घर में धूप नहीं आती, मेरे कमरों में हवा नहीं आती। बरसात में मेरे घर में 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, मेरे बेडरूम में रहता है, आज भी रहता है। जो शख्स 50 साल की सियासत में लखनऊ में एक कोठरी अपनी नहीं बना सका, आईडी रेड हुआ, ईडी रेड हुआ, आईटी की छापा हुआ, सीबीआई जांच हुई, पूरी दुनिया में नामी बेनामी नाम पर 1 पैसे का, 1 इंच जमीन का, 1 इमारत की ईंट का गुनहगार नहीं हूं। और इसी वजह से बिल्कुल साफ है दामन मेरा। जिन जमीनों का मुझ पे इल्जाम लगता है वो जमीनें लोगों ने कब्जा की थी, सरकारी जमीनें। मेरे ही मजहब के लोग थे, बल्कि मेरे कबीले के लोग थे, वो मेरी जात के लोग थे, मेरी जात के लोग थे। जब वो लोग मेरे पास आए तो मैंने कहा कि देखो भाई, जब सरकार कोई स्कीम चलाती है तो मौका नहीं देखती है, वो नक्शा बिछाकर अपनी ज़मीनों को इंगित करती है। अगर तुमने ये ज़मीनें ली हैं तो इन्हें वापस कर दो, या मुझसे कहो मैं इसका पैसा उन लोगों से दिलवा दूं। लेकिन मेरी ये राय है कि इस पर कुछ बनाना मत, क्योंकि अगर तुम बनाओगे
तो सरकार फिर उस बने हुए को नहीं देखेगी आपके। और ये ज़मीनों पर कोठियाँ नहीं बननी हैं, कोई गेस्ट हाउस नहीं बनना है, कोई फैकल्टी नहीं बनना है, कारखाना नहीं लगना है। ये आसरा योजना के तहत गरीब लोगों के लिए एक कमरे का मकान बनना है। मैं कहां से गुनहगार हो गया? जमीनें सरकार की थी, कब्जा सरकार ने लिया, बनवाया सरकार ने। जो मुकदमे आप पे दाखिल हुए उस मुकदमों में जिक्र है कि आप किसी एक अधिकारी थे पुलिस, उनसे लोगों पे मुकदमे करवाते थे, उनको जेल भिजवाते थे जो लोग आपको जमीन नहीं देते थे इसी यूनिवर्सिटी के लिए। यही तो मुकदमा है आप पे। किसी एक मुकदमे का जिक्र तो कर दीजिए आप। 3.25 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी है जिसका मुझे नहीं पता कहां है। जिन लोगों की वो जमीन है उन्हें भी नहीं पता वो कहां है। उन लोगों से बुलाकर मैंने कहा कि भाई, किसी के नाम 10 गज है, किसी के नाम 8 गज है, किसी के नाम 20 गज है, पूछते नहीं जमीन उन लोगों की कि आप या तो इसकी कीमत ले लो, जो दूसरों को कीमत दी गई है वो कीमत ले लो, या जहां आपकी जमीन है वहां आप कब्जा ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम आपके हाथ बेच देंगे तो हमें मार डालेंगे अधिकारी लोग। कहां है उनके? तो सबके बयानात लग गए अदालत में। हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आजम साहब, कई बार सोचने पे ये लगता है कि जो लोग सत्ता में रहते हैं हट जाते हैं, विपक्षी दल सत्ता में आते हैं। अभी आपने भी शायद सुना हो, गृह मंत्री अमित शाह खुद पार्लियामेंट में ये बात कह रहे थे, जब ये अभी नया नियम आया था कोई मंत्री 30 दिन के भीतर जेल जाएगा तो उसको इस्तीफा देना, तो उन्होंने उनके ऊपर कहा गया आप भी जेल, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सरकार ने फर्जी मुकदमे लगाए थे, मैं जेल में गया और जेल से मैंने मुकदमा लड़ा और मैं बरी होकर आज यहां पर पहुंचा हूं। मुकदमे तो इससे यह बात तो साबित होती है, खुद गृह मंत्री की बात से यह बात साबित होती है कि सरकारें सियासी लोगों पर मुकदमे करती रहती है, उसका तो उन्होंने खुद ही, लेकिन लोग उससे निकल भी जाते हैं और बरी भी हो जाते हैं। गृह मंत्री खुद उसका एक उदाहरण है, वो बार बार कहते हैं मुकदमे मेरे पे लगाए, मैं लड़ा, जीता और आ गया। बात पूरी आना चाहिए। अर्ध सत्य पूरे झूठ से भी ज्यादा बुरा होता है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन पर कितने मुकदमे हुए थे। 1-2 होता तो मैं भी बरी हो चुका होता। 114 मुकदमे मुझ पर, 80-85 मेरी प्रोफेसर बीवी पर, 40-50 मुकदमे मेरे इंजीनियर बेटे पर, मेरी मरी हुई मां पर, मेरी बुजुर्ग बहन पर जो प्रिंसिपल से रिटायर हुई, मेरी दूसरी बहन पर, मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर्ड भाई पर, उनके बेटों पर, इस शहर के हजारों लोगों पर। ऐसा तो उनके साथ नहीं हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ होता आज भी जेल से बाहर नहीं होते वो। ये मैं एक हिसाब लगा रहा था मोटे तौर पर, जितने ये मुकदमे आप पे हैं और इन पे जो सजाओं का प्रावधान है, उसमें तो 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा आपको शायद। जी, एक तो जो मैक्सिमम सजा है वो डाली गई है। मुर्गी चोरी का नहीं है मुझ पर इल्जाम, मुर्गी डकैती का है। धाराएं चोरी की नहीं लगाई गई हैं। 349 नहीं है, 452 नहीं है, 395, 396 है। डकैती और माल की बरामदगी। चोरी और डकैती में बहुत फर्क है। चोरी में मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होती, डकैती में 10 साल। 3 धाराएं थी एक ही मुकदमे में, तो एक में 2 साल, एक में 7 साल, एक में 10 साल। इस तरह एक ही मुकदमे में 19 साल की सजा है। इस तरह अगर 114 मुकदमों की आप सजाएं देखेंगे तो कई लाख साल हो जाएगी। आजम साहब, मैं ये भी सोचता हूँ कि जो लोग सत्ता में रहे हैं, काबीना मंत्री रहे हैं, सरकार जाने के बाद IT CBI इसकी रेड पड़ती है तो उनके लॉकर में पैसे मिलते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी मिलती है, सब कुछ मिलता है। आप पे जो मुकदमे वो 90% जवाहर अली विश्वविद्यालय में आपने जमीन ऐसी ली तो आपने लाइब्रेरी में ये करा दिया तो आपने वहां मशीनें कर दी। आखिर मुझे ये लगता है इस विश्वविद्यालय को बनाने का जो यूनिवर्सिटी का सपना था आपका, वही आपके लिए, मैं कहना वो शब्द नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या वही आपके लिए कब्रगाह बन गया सियासी तौर पर? देखिए, कब्र में तो जाना ही है। गुमनाम होकर चला जाऊं या गुलफाम होकर चला जाऊं, जाना तो है। तो क्यों गुमनाम होकर जाऊं? लोग याद तो करेंगे कि इस शख्स के साथ कितना अन्याय हुआ था।
लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आप कभी सोचते हैं कि आप भी हद से ज्यादा बाहर तो नहीं निकल गए? कोई एक वाकया बता दें आप, मैं दो वाकये की बात ही नहीं करता। कोई एक वाकया बता दें आप, ना आप बता सकेंगे ना कोई और बता सकेंगे। एक वाकया बस, दूसरा नहीं। तो दूसरे और लोग भी पॉलिटिकल विरोधी हैं बीजेपी के, योगी जी के, सरकार के, वो बहुत मुखर होके बोलते रहते हैं। अगर अकलियत की बात करें, उनकी मुद्दों को भी उठाते रहते हैं। उन पे तो किसी पे कुछ नहीं हो रहा, आप ही पे क्यों हो रहा है? कुछ तो मैंने यूनिवर्सिटी ही नहीं बनाई है, बल्कि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी तरबियत गाह भी बनाई है। यहाँ को रिलेशन के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ को एजुकेशन के लिए जगह है। ये जन्नत है बच्चियों के लिए। माँ बाप अपनी बेटियों की वो परवरिश नहीं कर सकते, वो हिफाजत नहीं कर सकते, वो रखवाली नहीं कर सकते जो हम यहाँ करते हैं। जिस तरह हम बच्चों की तरबियत करते हैं, यहाँ से वो कुछ सीख कर निकलते हैं। उन्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, नौकरियां उनको ढूंढती हैं। मैंने जो बच्चों के स्कूल बनाए थे सीबीएसई बोर्ड के, यहाँ मोदी स्कूल, सेंट मैरीज, उन सबसे ज्यादा मेरिट मेरे बच्चे बच्चियों की आती थी जो ठेले वालों और रिक्शा वालों के बच्चे होते हैं। और उसकी फीस किसी प्राइमरी स्कूल से ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि मैं उनके लिए झोली फैलाकर मांग कर लाता था। मैंने अपना घर तो नहीं बनाया, लेकिन अपनी कब्र बहुत अच्छी बनाई है मैंने। आजम साहब, आज के 16 साल पहले 2009 में जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को साथ ले लिया था, अमर सिंह थे, जयप्रदा जी को दोबारा यहाँ से लोकसभा का टिकट दिया था, तो आप नाराज हो गए थे। उन नाराजगी के दिनों में मैंने आपके घर 16 साल पहले इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू करने से पहले मैं रामपुर के लोगों से ऐसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस रामपुर की पहचान नवाबों के खानदान और रामपुर के नवाबों की वजह से। आपने भी ये बात कही थी कि जब आप सियासत में आए तो आप बीड़ी वर्कर्स और ट्रेड यूनियन के जिन लोगों को आपने खड़ा किया और उनके साथ आपने शुरुआत की, तो नवाब खानदान के लोग बीड़ी बनाने वाली उन महिलाओं के पास गए जो सूप फटकती थीं और उसके जर्दे से उनको खांसी आ जाती थी। आपने ऐसा किया। लोग ये कहते थे कि आजम खान की जिंदगी का एक सपना है कि रामपुर की पहचान को नवाबों की पहचान से खत्म कर दिया जाए, और वो उसके लिए कुछ करेंगे। और तब आपने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराया था। क्या ये बात आपके दिमाग में थी कि रामपुर के नवाबों की, रामपुर को नवाबों की पहचान से अलग जौहर अली विश्वविद्यालय, आजम खान संस्थापक, इसको यहां तक ले जाया जाए? क्योंकि उसमें मैं दूसरे चैनल में आ गया हूं, उसमें आपने एक बात कहा था कि नवाबों के महल की मीनार से ऊंची मीनार बना के दिखाऊंगा। नवाबों से पहचान यहाँ की इस तरह थी कि हमारा सर नहीं उठता था। ये शहर गांव से गया गुजरा था, एक भी मकान यहाँ पक्का नहीं था। सन 80 से पहले जब मैं विधायक हुआ, छप्पड़ थे या खपड़ेले थी। यहाँ कोई नाला नहीं था पक्का, यहाँ कोई सड़क पक्की नहीं थी। यहाँ बड़े बड़े गेट्स थे, एक का नाम नवाब गेट था, एक का शाहबाद गेट था, एक का दिल्ली दरवाज़ा था, एक का बरेली दरवाज़ा था। और ये दरवाजे बने थे उन रास्तों के लिए जिनसे नवाब की अंग्रेजी गाड़ी गुजरती थी, और वो उतने ही चौड़े थे जितनी चौड़ी नवाब की गाड़ी होती थी। अगर आपको इनके चरित्र के बारे में, इनके जीवन के बारे में, रामपुर की इज्जत और असमत के बारे में क्या हुआ है, उसका मैं आपको बता चुका हूं। क्या तो वो पहचान मिटाने में और ये पहचान बनाने में, उस पहचान को मिटाने के लिए उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, अवामी ताकत का। एक चुनाव में किले के मैदान में सबसे ज्यादा बूथ हुआ करते थे, जुल्फिकार अली खां और मिक्की साहब उस वक्त MP हुआ करते थे। चारों तरफ से जीपों में बदमाश लोग आए और सारे बूथ लूट लिए। मैं सूट पहने था, प्रिंस सूट, हल्के जाड़े थे, 2 गनर थे मेरे साथ। मेरे सीने पर इस तरह तमंचे घुसेड़ दिए गए, इस तरह 8-10 तमंचे, और आवाज आ रही थी, नवाबजादे कह रहे थे मार दो, यही फसाद की जड़ है। तमंचे चले, गोली किसी से नहीं निकली।
2-3 मेरे पैरों पर गिरे। एसपी मेरे बराबर खड़े थे, धर्म सिंह साहब स्पीकर थे, उनके बेटे थे एसपी, मैं उनका नाम नहीं जानता। फायर ओपन हुए, आप जाकर देखिए डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज का पूरा गेट छल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेरे सीने पर कोई गोली नहीं चली। सरकार बनी, उसी मैदान में मेरा हेलीकॉप्टर उतरा और लोगों से मैंने कहा कि लोगों, तुमने सुना होगा भगवान होता है, तुमने सुना होगा अल्लाह होता है, मैंने देखा है अल्लाह होता है। लेकिन आजम साहब, लोग ये कहते हैं, किले के मैदान में सभा हो रही थी, मैंने कहा रामपुर वालों, मैं तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर लाऊंगा। सन्नाटा हो गया और आवाज आई दुश्मनों की, पागल हो गया ये शख्स। आज मैंने रामपुर को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नवाबों की पहचान मिटाते मिटाते आजम खान खुद ही रामपुर से, और आजम खान खुद ही सियासी नवाब हो गए। उनके अंदर भी वही चीजें आ गई जो नवाबों में होती है, वही तुनक मिजाजी, वही गुस्सैल, वही किसी को भी अपने सामने नहीं देखना। इस तरह के लोग आपको भी कहने लगे बाद में। रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। अगर तुनक मिजाजी होती, अगर नवाबी होती, तो मैं 10 बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हो जाता, 11वीं बार यहां से लोकसभा का एमपी हो जाता, 2.5 लाख वोटों से जीत जाता। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरे देश में यह रिकॉर्ड तो कोई बना ही नहीं सका है। किसी का यह रिकॉर्ड नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इतनी बार कोई जीता हो। तुकन मिजाज नवाब वो जीतेगा, दिलों में बसता हूं, नवाबी करता हूं दिलों पर। जलसा-ए-आम में तकरीर कर रहा हूं किले के मैदान में, वो जो आपने कहा था महलों से ऊंची मीनार बनाएंगे। मैंने पूछा रामपुर वालों, ये सामने हामिद मंजिल है, नवाब का दरबार लगता था इसमें। जब किला बन रहा था तो रामपुर के लोग नाराज थे कि उनके पैसे से किला क्यों बन रहा है, जबकि पहले से महल मौजूद है। रामपुर वालों की नाराजगी को पहचानते हुए नवाब ने इसके सामने जामा मस्जिद बनवाना शुरू कर दी। लेकिन क्या सोचा है तुमने कभी कि अल्लाह के घर का मीनार नवाब के तकब्बुर के मीनार से नीचा है? लेकिन मैं एक दिन एक ऐसा मीनार बनाऊंगा जो नवाब के तकब्बुर के मीनार से ज्यादा ऊंचा होगा। आप जाकर देख लीजिए, जो मस्जिद बन रही है उसका मीनार हामिद मंजिल के गुंबद से ऊंचा है। तो यही जिद आपकी ना, आपको इस मुहाने तक ले भी तो आई। जिद नहीं, खुददारी। जिन गरीबों को दबाकर रखा गया था उन गरीबों ने हरा दिया, उन्हें महलों में घुसेड़ नहीं दिया, बेमहल कर दिया, बेआबरू कर दिया। असमतों से खिलवाड़ करने वाले अपनी असमतों का दिफा नहीं कर सके। अच्छा आलिम साहब, आप अपनी पहचान, उम्र के इस पड़ाव पे आप आ चुके हैं। वैसे तो जो कागजों में आपकी उम्र है तो मैं देखता हूं, तो मैं सोचता हूं मैं जब से आपको देख रहा हूं आप वैसे ही दिखते हैं। मोहब्बत है। तो क्या ऐसा है कि आपने ऐसा सोचा था कि एक यूनिवर्सिटी बनाकर, शिक्षा का एक मंदिर बनाकर, जब आप आज के 150 साल बाद आजम खान को याद किया जाएगा तो आजम खान 10 बार का विधायक, 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा लोकसभा मंत्री, बहुत लोग, तो आपकी पहचान एक शिक्षाविद के तौर पर हो, ऐसी कोई इच्छा आपके दिमाग में थी या फिर बस ऐसी ही थी? मैं सियासत में नहीं आना चाहता था। मैं एलएलएम कर रहा था, फाइनल सेमेस्टर था मेरा, यूनियन का सेक्रेटरी था मैं। इमरजेंसी लगी, जहां सारे लोग पकड़े जा रहे थे वहां मुझे भी जेल में डाल दिया गया। मैं तो बच्चे पढ़ाना चाहता था यूनिवर्सिटी में। मेरा वायदा था एलएलएम करने के बाद मुझे लॉ डिपार्टमेंट में नौकरी मिलना थी, लेक्चरर होना था मुझे तो जबरदस्ती मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने धक्का देकर सियासत में ला दिया। मैं नहीं आना चाहता था, मैं जबरदस्ती आया हूं। और इसलिए आया हूं कि जब पढ़ता था तब अपने उस्तादों से एक शेर सुना था, ये चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद, चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। सर सैयद के विसाल को एक जमाना हो गया, लेकिन कोई सर सैयद के उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूंगा, और मेरी सियासी वफादारियों, दयानतदारियों की सिर्फ एक यही वजह थी, मैंने सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे मुलायम सिंह जी से,
मेरे यहाँ जब औलाद होने लगी मेरे बीवी की, क्वींस मैरी में दाखिल थी, नेताजी ने अपनी जेब से एक लिफाफा भेजा था, मैंने वापस कर दिया था कि यहाँ इलाज तो मुफ्त हो रहा है, इन पैसों की जरूरत क्या है। न मेरे वफा में कमी थी, न मेरी मोहब्बत में, न मेरी दयानत में, न मेरी ईमानदारी में, न मेरे डिवोशन में। मैंने सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे उनसे, कोठी बंगला नहीं मांगा मैंने बच्चों के लिए कलम मांगा। तो कलम देने वाले ने मुझसे ये नहीं पूछा कि उन्हें दस्तखत कहाँ करने हैं। मैं उंगली रखता जाता था और मुलायम सिंह यादव दस्तखत करते जाते थे। ये भरोसा पैदा करना भी तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत मेहनत के बाद हासिल होता है। आजम साहब, आपकी पार्टी के कुछ लोग मुझे यदा कदा मिलते रहते हैं, तो वो कहते हैं, अब थोड़ी सियासी गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं आजम खां साहब पीछे हुए आदमी को हाथ पकड़ करके आगे ले आते हैं। उन्होंने बहुतों को आगे बढ़ाया, लेकिन वो आगे बढ़ाए ठीक, लेकिन किसी का आगे बढ़ना उन्हें पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। सरकार नहीं थी और होड़ लगी थी कौन आजम खां बनेगा। मैं पार्टी से निकाला जा चुका था। विधानसभा में मैं गुजर रहा था तो कुछ हमारे ही साथी जो हमारे साथ वजीर रह चुके थे खड़े थे, मुझसे बोले कि आजम भाई हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा यार मेरे तो दिल में दरवाजा है ही नहीं, जब चाहो आ जाओ। ये कह के मैं आगे बढ़ा और फिर वापस आया, लेकिन मैंने कहा ये तय करके आना कि तुम में से आजम खां कौन बना, और ये याद रखना आजम खां यूं ही नहीं बनता, बड़ी तकलीफें उठाकर बनता है, और आजम खां बनने के लिए 100 साल चाहिए होते हैं। मेरी कोई इजारादारी नहीं है, मेरी जैसी तकलीफें तो कोई उठाए, मेरी जैसी कोई कुर्बानियां तो दे, मेरे जैसे गम तो उठाए कोई। मेरे ऊपर इतने इल्जामात हैं, लेकिन एक इल्जाम भी बेईमानी का नहीं है मुझ पर। मेरा दामन पेवन ज़दा तो हो सकता है, दागदार नहीं है। यही मेरी ताकत है, यही मेरी पहचान है। आजम साहब, आपका रिहाई का परवाना आपकी जेल के दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले फिजाओं में खबरें खूब तैरने लगी। आजम खान नाराज हैं, आजम खान इधर जाएंगे, आजम खान उधर जाएंगे, और आप भी बीच बीच में जो 2-2 लाइन का देते रहते हैं बयान, वो सस्पेंस को और क्रिएट करता है। मैं ये जानना चाहता हूं साफ साफ कि इन खबरों का आपको पता तो चलता रहता होगा, तो ये किधर से आती हैं कि आजम खान नाराज हैं तो उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उनसे मुलाकात हो गई, परिवार वालों की होगी। इन चीजों को आप क्लियर क्यों नहीं करते? आप भी एक पर्दा रखते हैं ना। देखिए, बात साफ होनी चाहिए। हम न धोखा दें न धोखा खाएं। हम चाहते हैं कि हम हिस्सेदार बने, ताबेदार न बने। मैं जितने सालों से देख रहा हूं, जब मुखिया मुलायम सिंह जी थे तब तो कोई बात ही नहीं, अब सदर आपकी पार्टी के अखिलेश यादव है। मेरे जानने में आपने जो कहा है उन्होंने वो किया है। 8 तारीख को आपसे मिलने भी आ रहे हैं, आपको भी इत्तला होगी। जी, अखबारात से है इत्तला। देखिए, मैंने ये कहीं नहीं कहा, मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरी इज्जत, मेरे एहतराम में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारा भी तो कुछ अच्छा रहा होगा, या हम बुरे ही रहे। हमने तो एक बार भी शिकायत नहीं की, एक बार भी नहीं कहा कि हमारे लिए ये हुआ और ये नहीं हुआ। हम जानते हैं हालात क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो रास्ते के लोग हैं, जो अब क़यादत को रास्ता दिखाने लगे हैं, असल में हुआ यह है, पहले क़यादत रास्ता दिखाती थी, अब पीछे चलने वाले क़यादत को रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो वो लोग जो क़यादत को रास्ता दिखाना चाहते हैं, मेरा उनसे इख्तिलाफ है। फैसले क़यादत के होना चाहिए, पीछे चलने वालों के नहीं होना चाहिए।
आजम साहब, आप जेल में थे और मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं थे, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटिक्स के चुनाव थे, और उत्तर प्रदेश ने मोदी योगी की जोड़ी को झटका दिया। तब आप जेल में थे और अखिलेश यादव को लोकसभा की उतनी सीटें मिली जितनी आप और मुलायम सिंह मिलकर कभी नहीं जीत सके, और माइनॉरिटी का भी जो वोट अखिलेश यादव को मिला। अब आज की राजनीति ऐसी है कि बाइपोलर है, तो एक तरफ जो बीजेपी के अगेंस्ट है उधर जाना है, वो वोट माइनॉरिटी का उनको बहुत। क्या आज के 25-30 साल पहले आजम खान यूपी के पॉलिटिक्स में जितने रिलेवेंट थे, आज की जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है आजम खान उतने रिलेवेंट अपने को पाते हैं? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैंने कभी नहीं कहा। पहले भी एक बार फैसला हुआ था कि मेरी ख्वाहिश के खिलाफ टिकट मेरा था, लेकिन मैंने मुखालिफत नहीं की थी। साथ भी नहीं आए थे ना, ये कम था कि मुखालिफत नहीं की थी। उसी को 2.5 लाख वोट से हराया भी तो मैं नहीं था। लेकिन उस बार तो वही जीत गए। कौन? जिनकी मुखालिफत की थी आपने। किसकी? किसकी? किसकी बताइए? जयाप्रदा जी की। मुखालिफत नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुखालिफत नहीं की थी, इसलिए जीत गई थी। कर नहीं सकता था मैं मुखालिफत, अब भी नहीं की थी मैंने मुखालिफत। अब उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी बात। इस जीत को मेरी हार न समझा जाए। टिकट तो आपके कहने पे ज्यादातर जगहों पे दिए भी गए। मैंने कहीं नहीं मांगा, सब गलत है। मुरादाबाद वालों को यह शिकायत है कि मैंने उनका टिकट कटवाया। बिल्कुल शिकायत है, डॉक्टर एस टी हसन ने मुझे कहा था। मैं रामपुर का दिलवा नहीं सका, उनका कैसे कटवा दूंगा? रामपुर का दिलवा नहीं सका, उनका कटवा दूंगा। आपकी समझ में आती है ये बात? मुझे तो ये समझ में आती है कि रामपुर से तो आप चाहते थे अखिलेश यादव लड़े, उसके अलावा तो आप कुछ चाहते नहीं। दूसरा चाहता था, नाम भी था, नहीं मिला, ठीक है, पार्टी का फैसला है। तो जो आदमी अपने यहां अपना टिकट नहीं दिलवा सका, वो दूसरी जगह कैसे कटवा देगा? आजम साहब, आप बोलते ऐसे हैं, हमें आपके रसूख के बारे में पता है और आपके वजन के बारे में भी पता है। समाजवादी पार्टी में आप ऐसे बोलते हैं, आप अपनी बातों को रखने का आपका सलीका तरीका ऐसा है ना। मक्कारी नहीं है मेरे अंदर, साफ बात करता हूं, लिहाजा धोखा नहीं खाता। झूठ बोलूंगा तो याद नहीं रहेगा कल क्या कहा था। जहन में मक्कारी होगी, अय्यारी होगी, धोखा होगा, दगा होगी तो भूल जाऊंगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूं। दिल से सियासत करता हूं, दिमाग से करता ही नहीं। दिमाग से करता होता तो यह हश्र होता, यह अंजाम होता। मेरे तो दिल के रिश्ते हैं उस खानदान से। दिल नहीं दुखना चाहिए मेरा। कभी दुखा? मैं तो कह रहा हूं कि दिल दुखना नहीं चाहिए। अभी तक तो नहीं दुखा ना। इस बारे में सोचा ही नहीं। हालात ने इतना दिल दुखा दिया कि ये सोचा ही नहीं। कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर खुमार साहब का, आपके लखनऊ के पड़ोसी का, बाराबंकी, खुमार बाराबंकी, कहते हैं कि कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर बहुत छोटी थी। कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। मुझको शिकस्ते दिल का मजा याद आ गया, और तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया। यह है जीवन अपना। आजम साहब, आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप सेहतमंद रहे और हम लोगों के बीच में अपने लोगों के। अच्छा लगा जब कल आपके आने का सुना, और शायद आज ना आ पाता यहाँ सेहत की बिना पर, लेकिन आपकी आमद की खुशी ने मुझे जल्दी जल्दी तैयार कराया और मैं जल्दी जल्दी यहाँ आ गया। इसके लिए बहुत शुक्रिया।